हाँ जी, मेरे एसएससी के वीर योद्धाओं, आज है तारीख 9 और चल रही है नवरात्रे और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आपके सिलेक्शन के लिए एसएससी सीजीएल 9 अक्टूबर शिफ्ट 2 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। और इससे पहले हम लोग आगे चलें, ये जो शख्सियत आपको दिख रही हैं इनसे बेस्ड क्या क्वेश्चन है, इनके हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र है, इस पे क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग आगे चलें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस के सभी शिफ्टों के शिफ्ट वाइज वीडियोस हम लोग अपने चैनल पे डालने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बढ़ाने हैं अपने नंबर और बढ़ाना है अपना ज्ञान। ठीक है, आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बिना आपका कोई टाइम वेस्ट करे हुए। पहला क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ झरोका दर्शन। मतलब किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा चालू करी थी। तो आप लोग बोलेंगे झरोखा दर्शन होता क्या है। इसमें झरोखा का मतलब होता है खिड़की। तो खिड़की में आके एम्परर बैठते थे और नॉर्मल प्रजा जो है वो इनका दर्शन कर सकती थी। ठीक है, ये किसने चालू करी थी, अकबर ने। क्यों ऐसा सिस्टम था भाई, पहले मोदी जी की तरह रोड शो करने का रिवाज नहीं था क्योंकि सिक्योरिटी इशू थे। जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं कि अकबर की लाइफ के ऊपर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हो गया था लोकल मासेज में घूमते हुए। लेकिन अकबर क्योंकि अपनी प्रजा के साथ अच्छे से कनेक्ट करना चाहता था, क्योंकि वो उन्हें अच्छे से रूल्स करना चाहता था, उनके दुख समझना चाहता था, तो डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट को मिले प्रजा को। उस समय भी अकबर के इस तरीके के विचार थे कि प्रजा के पास डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए टू द हेड ऑफ द स्टेट। तो उसने झरोका दर्शन की प्रथा चालू करी ताकि बीच में एक पत्थर की जो है वो तराशी हुई खिड़की रहती थी, कोई तीर वीर मारे, भारा भारा मारे तो डायरेक्ट अकबर के न लगे और वो प्रजा से भी मिल जाए। ठीक है, तो एक पंथ दो काज हो जाए। अकबर ने बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया सोचा। उस आइडिया से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उससे पीछे की फीलिंग कि प्रजा को हेड ऑफ द गवर्नमेंट को डायरेक्ट एक्सेस मिले। आज जो है वो ट्विटर वगैरह ये सब झरोका दर्शन के ही कार्यक्रम है जो उस समय हुआ करते थे। अच्छा, इसको बंद किसने कर दिया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब किस चीज़ का सहारा लेता था कि भाई ये नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस है, तो इसलिए उसने मना कर दिया था। अकबर ने और क्या चीज़ चालू करी थी, अकबर ने एक धर्म ही चालू कर दिया था, दीन ए इलाही। और पहले इसके मेंबर कौन बने थे, वो बने थे हिंदू राजा बीरबल, अकबर के परम मित्र। ठीक है, इसी तरह हमें एक और सिस्टम याद रखना चाहिए जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम शासन के समय बलबान लेके आए थे, सजदा और पाबोस। सजदा और पाबोस क्या है कि उस समय जो है मुस्लिम क्लैरिक्स का दरबार के ऊपर बहुत तगड़ी ग्रिप थी, तो सुल्तान की पोजीशन को उठाने के लिए वो सजदा और पाबोस लेके आए। इसमें जो टॉप लेवल मुस्लिम क्लरिक्स और जो टॉप लेवल दीवान हुआ करते थे वो तो एम्प्रर के सामने झुक के अपनी लॉयल्टी साबित करेंगे। जब एम्प्रर दरबार में आएगा तो वो झुकेंगे और फिर अपनी लॉयल्टी साबित करेंगे। और जो उनसे नीचे के हैं, मतलब आज के इस लेवल पे मान लीजिए राज्य मंत्री, मतलब जैसे अपने एस जयशंकर जी हो गए, निर्मला सीतारमन जी, ये तो झुक के मिलेंगी। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो तो अपने घुटनों पे बैठ के सुल्तान के कदम चूम के अपनी लॉयल्टी सिद्ध करेगा। उसको कहा जाता था पाबॉस, मतलब कदम चूम के अपनी लॉयल्टी सिद्ध करना कि आप तो दीन इलाही हैं, आपके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। और अपनी महानता जो है शासक इस तरीके से सिद्ध करता है। ये कराने का दम रखता था बलवान, जो चहलगनी से उन्होंने पाबोस करा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हम लोग आगे चलें उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये जो कंटेंट अच्छा लग रहा है, जैसे हम बता रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा कमेंट कर दें, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इंडिया। भारत में यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु करने वाले कितने लोग हैं। तो वो है परसेंटेज में 2.3%। और राम राम करने वाले कितने लोग हैं, 79.8%। और हमारे मियाँ भाई कितने हैं, 14.2%। ठीक है, और वाहेगुरु के अनुयायी 1.7%। और बुद्धम शरणम गच्छामि 0.7%। ये याद रख लें, सीजीएल में भी पूछा था, अभी पिछली शिफ्टों में हिंदू का पूछा था। फिर बोल रहा हूँ, यीशु यीशु हो गए 2.3, मेरे राम राम राधे कृष्ण करने वाले 79.8, अल्लाह में विश्वास रख के 5 वक्त की नमाज करने वाले 14.2%, सर पे पगड़ी बांधने वाले मेरे सरदार 1.7%, और बौद्ध हो गए 0.7%। ये सब कहानियाँ आपको याद रखनी है अगर सिलेक्ट होना है तो। आ जाइए, शिव कुमार शर्मा जी इज़ फेमस फॉर
शिव कुमार शर्मा जी जो हैं वो किस लिए फेमस हैं? वैसे जब मैं 8th क्लास में था तो जयपुर में इनका एक इवेंट हुआ था, उस समय मैं अटेंड करने गया था, और इनके हाथ में जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसे कहा जाता है संतूर, जो कि इस क्वेश्चन का भी आंसर है। और अगर आपको कभी सुनने का मौका मिले तो ये कश्मीर से आते हैं, और कश्मीर की वादियों में जैसे वो झरने गिरते हैं ना, बिल्कुल उसी से प्रेरित होकर ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, और उसको सुनते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पानी झर 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 करते हुए गिर रहा हो। इतना ज़बरदस्त ये बजाते हैं कि आप मतलब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। मैंने इनको कई बार सुना है, ये हमारे स्कूल में भी आए थे। पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक हैं और कश्मीर से हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेंस्ट हुम डिड इंडिया प्लेड इट फर्स्ट टेस्ट मैच? तो ये तो सबको पता ही है कि इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच भुवन की कप्तानी में लड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और 3 गुना लगान की बात हुई थी उस समय, और भुवन टीम को जीता लाया था। नहीं 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 नहीं, वो लगान मूवी है। ये बात सही है कि इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था 1932 में, और लॉर्ड्स में वो हुआ था। उस समय कोई 3 गुना लगान वाली बात नहीं हुई थी। इंडिया ने जो ओडीआई भी है वो भी जो है इंग्लैंड के खिलाफ ही चालू करा था। डे था 1 जुलाई 1974, और इस बार लॉर्ड्स नहीं, मैदान था लीड्स का, और इंडिया को लीड कर रहे थे अजीत वाडेकर। ठीक है, अजीत वाडेकर जी उस समय कैप्टन थे। ठीक है, ये सब बातें हमें याद रखनी है, भुवन कैप्टन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। हु वॉन पद्म भूषण / पद्मश्री इन 2001 फॉर कुचिपुड़ी? अब क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता पड़ पाया, कुछ लोग बोल रहे हैं पद्म भूषण बोला था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पद्मश्री पूछा था। तो मैं दोनों ही आपके लिए लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि दोनों ही पर्सनैलिटीज़ के ऊपर एसएससी 50 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगली बार आए तो हमारा सही हुए। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी जो हैं उनको तो मिला था पद्म भूषण 2001 में। और यामिनी कृष्ण मूर्ति जी किससे रिलेटेड है? ये कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड है, और ये भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है। बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है। किसी भी एक शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल करने के लिए कम से कम 10 वर्ष की साधना चाहिए होती है। इतना टिपिकल शास्त्रीय संगीत होता है, और 2 में महारत हासिल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड होना चाहिए। भारत में केवल ऐसे 2 ही सिंगर मतलब ये डांसर फेमस हैं। एक है यामिनी कृष्ण मूर्ति जी, दूसरा है सोनल मान सिंह। ठीक है, वो भी 2-3 क्लासिकल डांसेस में महारत हासिल रखती हैं। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो इन्हें पद्मश्री मिला है 1968 में, इन्हें पद्म भूषण मिला है 2001 में, और पद्म विभूषण मिला है 2016 में। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर पद्मश्री ही केवल पूछा हो तो शोभना नायडू जी जो है उन्हें 2001 में पद्मश्री मिला है। जहाँ तक मुझे याद है ये ऑप्शन में शोभना नायडू था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आइए दोस्तों, अभी ये शानदार साउथ का महोत्सव आ गया। अल्पासी उत्सवम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो अल्पासी उत्सवम किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है दोस्तों? देवभूमि केरला में। अल्पासी उत्सवम है क्या? पहली बात तो ये है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है, जिसके तहखाने में यूँ कहा जाता है कि अरबों खरबों का सोना है, बार बार इसको खोलने की बात चलती है। तिरुवनंतपुरम केरला में है, वहाँ पे मनाया जाता है। इसी में एक फेमस सेरेमनी होती है जिसे अराकत्तू बोलते हैं। ठीक है, अराकत्तू सेरेमनी, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी डीटीज़ मतलब भगवान होते हैं उन्हें नहलाने के लिए समुद्र में ले जाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हाथियों के ऊपर रख के जो ये सवारी चल रही है, ये भगवानों को जो है ले जाते हैं। ये जो अच्छा हाथी है ही नहीं, केवल सवारी है, सॉरी दोस्तों, केवल सवारी है। तो सवारी को जो है नहलाने के लिए ले जाया जाता है समुद्र में। इसे अराकत्तू फेस्टिवल होता है, क्योंकि शादी से पहले तो कम से कम नहा ही लेना चाहिए, भले एसएससी से एग्ज़ाम से पहले आप लोग नहा के जा रहे हों या नहीं जा रहे हों। ठीक है, आइए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हम लोग अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ अपना अप्रिसिएशन शो करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो है वो कौन से ईयर में आया था, ये हमसे पूछा था। तो कैबिनेट मिशन आया था ईयर 1946 में। कई बार पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन कौन थे। तो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन टू इंडिया जो है वो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब भारत का जो भी कार्यभार संभाल रहे थे इंग्लैंड में बैठे हुए, वो सर पैट्रिक लॉरेंस। और कौन थे? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड। उस समय उनकी जो पदवी थी वो थी प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड। और एवी अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। कई बार पूछ लिया जाता है कैबिनेट मिशन का जो हेड था वो कौन था, तो वो थे सर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, क्योंकि सीनियरिटी में इन सबसे ऊपर थे। ठीक है,
ये जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं, इनके नाम पे पहले क्रिप्स मिशन आ चुका था 1942 में। इसका भी ईयर पूछा जाता है, जिसने भारत को तोड़ने की बहुत तगड़ी प्लानिंग कर ली थी मुस्लिम लीग के साथ मिलके। तो ये सब बातें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर पूछा गया है पेलेग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय। तो पेलेग्रा डिजीज किस मिनरल की कमी की वजह से होती है? तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 जो है वो पेलाग्रा डिजीज जो है वो कर देता है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन डिजीज किसकी वजह से होती है? विटामिन एस। आप बोलेंगे विटामिन एस तो हमने कभी सुना ही नहीं। एस का मतलब है सक्सेस। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, और जिस दिन MTS में सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन विटामिन एस का इंजेक्शन ऐसा आपके लगेगा कि सारी फ्रस्ट्रेशन उड़ जाएगी। अच्छा, और बात करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? अरे बेरी बेरी। ठीक है। सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी। ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स और बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस। और के की डेफिशिएंसी से क्या होता है? जो आपके अगर कट लग जाए तो थक्का नहीं जमता है, खून का लैक ऑफ क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज बाउट टाइमिंग इन बॉक्सिंग? ठीक है। बाउट टाइमिंग बॉक्सिंग में क्या होता है? पहली बात तो बाउट क्या होता है? तो जो डिफरेंट राउंड्स होते हैं बॉक्सिंग के, मतलब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उनको बाउट बोला जाता है। और इसमें जो मेल होते हैं उनका टाइमिंग होता है 3 मिनट, वुमेन का टाइमिंग होता है 2 मिनट। अकेली जगह है जहाँ पे मेल का टाइमिंग वुमेन से ज़्यादा होता है कम से कम। चलो अच्छी बात है, बाउट टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 10, मोघारा योजना में मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना दिया जाता है? ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट इन मोघारा योजना? तो मैक्सिमम लोन दिया जाता है आपको 3 लाख रुपए का। ये कौन सा स्टेट देता है अगर पूछ ले तो उड़ीसा। और ये क्या है मोघरा? एक्चुअली मोघरा मतलब मेरा घर, मतलब ये एक तरीके का होम लोन है। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो सरकार आपको रियायती दरों पे ब्याज जो है वो देती है। 3 लाख रुपए तक का ऋण आपको मिलता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनलोइंगली इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ठीक है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है अनुपम खेर की। ठीक है। इनको 2004 में पद्मश्री मिल चुका है। 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म भूषण दिया, और मोदी गवर्नमेंट के बहुत ही मुखर समर्थक हैं। हमारे हिमाचल से आते हैं और कई बार कहते हैं कि वो कश्मीर से आते हैं। कश्मीरी पंडित्स के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। अनुपम खेर जी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू। आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली किस चीज़ से रिलेटेड है? एटॉमिक साइज से। जितना बड़ा एटॉमिक साइज होता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी जो देनी है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो न्यूक्लियस से दूर होती चली जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑड वन आउट आपको चूज करना था, लाइबोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम और न्यूक्लियस में से। ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का खुद का डीएनए होता है, औरों के पास खुद का डीएनए नहीं होता है, और ये सेल के सेंटर में होता है, बाकी सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कवर्ड ऑर्गेनल है। तो इन सब कारणों की वजह से न्यूक्लियस ही जो है वो ऑड वन आउट है। आइए दोस्तों अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ चेंजेस लगते हैं कि इसको करने से आप लोगों को और अच्छा लगेगा, या और कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट कर दें, ताकि हम उसे अपने आने वाले वीडियोस में इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। सारे कमेंट्स जो आप लोग करते हैं मैं उन्हें पढ़ता हूँ, लगभग सभी का रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, जीरो बेस्ड बजटिंग की डेफिनेशन पूछी गई थी। तो जीरो बेस्ड बजटिंग है क्या? कि भाई जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान है, अब उसको 2022 के बजट में कुछ अलोकेटेड हो गया, मान लो 1000 करोड़। तो जब 2023 का बजट होगा तो आप ये आके नहीं बोल सकते कि भाई पिछली बार तो 1000 करोड़ मिला था, अब इन्फ्लेशन का 8% मिला के 1080 करोड़ हमें दे दो। नहीं नहीं नहीं, आपको शुरू से अपनी कॉस्ट जस्टिफाई करनी पड़ेगी। मान लिया जाएगा आपको तो 0 रुपया मिलेगा, आप जस्टिफाई कीजिए कि आप इस बार भी 1000 करोड़ क्यों डिजर्व करते हैं। इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले के ऊपर एक कोई क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पता चल चुका है, तो आप अपने कमेंट में कमेंट कर दें क्या था, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम? भारतीय पार्लियामेंट्री व्यवस्था में जो गवर्नमेंट का हेड है वो कौन होता है? अब देखो यहाँ पे कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे डी जॉर पूछा था तो वो होता है प्रेसिडेंट।
डी फैक्टो पूछा था तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों टेक्निकल टर्म है। डी फैक्टो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो चलाता है, तो वो चलाता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और प्रत्यक्ष रूप से भारत के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये कहानी हमें याद रखनी है। अगर ये वर्ड्स नहीं पूछे गए थे तो भी आंसर प्रेसिडेंट ही होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। ये कहानी हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, विच प्रोविजन हैज़ बीन कॉपीड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आप लोगों को तो पता है भारत का संविधान जो है वो भानुमति का कुनबा है, कहीं की बजरी कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वैसे ही हमने डिफरेंट डिफरेंट देशों से चुरा के संविधान बनाया है। तो अमेरिका से क्या माल चुराया गया है? अमेरिका से चुराया गया है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, यही ऑप्शन में था। और क्या क्या चीज़ हमने चुराई है? हमने चुराई है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और क्या चुराया है? जुडिशियल रिव्यू। और क्या चुराया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। विभिन्न विभिन्न बार ऑप्शन बना के विभिन्न विभिन्न समय में ये तीर एसएससी चलाता है। तो हमारे पास अब ढाल तैयार है, हमें कोई भी भेद नहीं सकता। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। वैन वॉज महात्मा गांधी नरेगा स्टार्टेड? गड्ढा खोदो गड्ढा भरो योजना कब चालू करी गई थी? तो अगर चालू करी गई थी तो 2 फरवरी 2006, ठीक है। लेकिन उस समय ये महात्मा गांधी नरेगा के नाम से चालू नहीं करी गई थी। उस समय इसका नाम केवल नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया था। तो आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन में 2009 दिया गया था क्या, या क्वेश्चन में महात्मा गांधी नरेगा। अगर 2009 दिया गया था तो उस दिन से महात्मा गांधी नरेगा है। केवल नरेगा पूछेगा तो 2 फरवरी 2006, ठीक है। गांधी जी की बर्थडे पे इसका नाम बदल के कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, सैलरी ऑफ सोल्जर्स इन मुगल रूल। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं पता पड़ पाया है, लेकिन जो मुझे पता चला है नायक की सैलरी 28,000 थी और हवलदार 12,000। मतलब उस समय भी अकबर जब एसएससी कराता था तो जो विभिन्न उनकी प्रजाजन भरते थे तो भी 12,000 तो उस ज़माने में दे देता था। अरे आज के ज़माने में एसएससी क्या सैलरी दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा है। तो आप तो गलत एरा में पैदा हो गए। खैर ये आपकी दिक्कत है, हमारी भी दिक्कत है। मुग़ल जो हैं वो भी उनमें भी ज़्यादा कंपैशन था बच्चों के प्रति। आज के ज़माने में मुग़ल होते तो लाख लाख रुपए में सैलरी देते, ये एसएससी में। हाँ जी, एमटीएस में, सीजीएल में नहीं, एमटीएस में 1.5 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में सैलरी होती। मुग़लों को वैसे ही भगा दिया हम लोगों ने। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।